ये इनका रोज़ का काम है। जाने क्यों मुझे ये बहुत बड़ी साजिश लगती है। तेरे पापा पहले तो इतनी ड्रिंक नहीं करते थे, लेकिन अब क्यों करने लगे? कहीं बुआ का कोई नया जाल तो नहीं? इनका कुछ पता नहीं है। इधर लकी भी दिन रात नशे में रहता है। पापा से बात करेंगे तो वो कुछ नहीं बताएंगे, ना ही कुछ मानेंगे। समझ नहीं आता क्या करूं। सम्राट चिंता कर रहा था। मुझे लगता है इनसे सच्चाई उगलवाई जाए। मेरे पास एक आइडिया है। फिर रघु उसके पास होकर उसके कान में कुछ बोला। सोमू दादा ने रात में ही चुपचाप कमल किशोर को कार से वापस भेज दिया और सुबह होते ही उसके पापा को सम्राट के आने के बारे में बता दिया। तो जब वो सुबह डाइनिंग रूम में आए तो एकदम तैयार होकर आए और आते ही सम्राट को गले लगा लिया और बोले, तुम कहाँ चले गए थे बेटा? मैं तो सच में बहुत दुखी हो गया था। तुम्हारी माँ तो पहले ही मुझे छोड़कर चली गई थी। तुम भी चले गए तो मुझे लगने लगा था कि मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने मरना चाहा पर मर भी नहीं पाया। फिर तुम्हारी याद आ जाती। कल को तुम आ गए और मुझे ढूंढने लगे, तो बस तब से आज के दिन के लिए ही जिंदा था। पापा, आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे। मुझे लगा था कि यहाँ से दूर जाकर जी पाऊँगा, पर नहीं जी पाया तो फिर आ गया। सम्राट ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, पुरानी बातों को भूल जाओ, आज से हम नई शुरुआत करते हैं। कहकर पापा ने सोम दादा से खाना लगाने को कहा। पापा, मैंने अभी को चेक कराने जाना है, आप चलो मेरे साथ। सम्राट ने प्यार से कहा, जैसे छोटा बच्चा अपने पापा को कह रहा हो। पापा मान गए। खाना खाने के बाद ही वो पापा और बंसी के साथ हॉस्पिटल पहुंच गया। अभी से उसने पहले ही बात कर ली थी। वो अभी के कमरे में गए तो उसके कमरे में एक सीनियर डॉक्टर भी थे। अभी ने बताया, ये मेरे सीनियर हैं, सम्राट के लिए स्पेशल आए हैं। ओके, तो आप हैं सम्राट। ये आपके साथ कौन है? जी, ये मेरे पापा हैं। सम्राट बोला, गुड। अभी पहले मैं इनके पापा से कुछ बात करना चाहता हूँ। सीनियर डॉक्टर बोले। अभी ने सम्राट के पापा से पूछा, अंकल, मेरे सर आपसे सम्राट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, क्या आप बताएंगे? हाँ हाँ, मुझे क्या आपत्ति है, उसके पापा फट से बोले। डॉक्टर ने उन्हें सामने पड़े लंबे सोफे पर सीधा बैठने को कहा। फिर उनके सामने कोई मंत्र सा पड़ा। उन्होंने आंखें बंद कर ली, मानो वो सो गए हों। रिकॉर्डिंग भी साथ के साथ शुरू हो गई थी। आप सम्राट के पिता हैं? डॉक्टर ने पूछा। नहीं, मैं उसका पिता नहीं हूँ, मैं सिर्फ लकी का पिता हूँ। पापा की बात सुनकर सम्राट के साथ अभी और रघु भी हैरान रह गए। लेकिन आप सम्राट के घर में उसके पापा के रूप में रहते हैं, क्यों? सम्राट की मां नम्रता से मैंने शादी की है। उसके पति के मरने के बाद मैंने नम्रता के पिता को अपनी बातों में फंसाकर उससे शादी कर ली। सम्राट और एक और बेटा, उसके पहली शादी से बच्चे थे। हमारी शादी नाम की शादी थी, पर नम्रता ने मुझे कभी करीब नहीं आने दिया। मैंने उसे बहुत ही तंग कर दिया तो वो एक दिन छोटे बेटे को लेकर भाग गई। सम्राट उस वक्त बोर्डिंग स्कूल में था, उसे कुछ पता नहीं था। आधी जायदाद मेरी पत्नी के नाम थी और आधी दोनों बेटों के नाम। और ये कंपनी भी बड़े बेटे मतलब सम्राट के नाम। तो मैंने सम्राट को अपने बस में कर लिया। उससे झूठ कह दिया कि उसकी मम्मी किसी के साथ भाग गई। वो उससे नफरत करने लगा। फिर उसके हिस्से के पैसे को मैं ले लेता। मैं उसे बहुत प्यार देता। उसे लगता कि मैं ही उसका असली बाप हूँ। उसका नाम उसके बाप ने नम्रता के नाम पर नमन रखा था, जो मैंने बदलकर सम्राट कर दिया। तीनों ये सब सुनकर हैरान रह गए। सम्राट के तो मानो होश ही उड़ गए। ये मेरे पापा हैं ही नहीं, और मैं अब तक इन्हें अपना सगा पापा ही समझता रहा, और इन्होंने मेरी माँ के साथ ऐसा किया सिर्फ पैसों के लिए। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसने अगला सवाल लिखकर डॉक्टर को पकड़ाया। तुम्हारी बहन यहाँ कब आई? डॉक्टर वही सवाल पूछ रहे थे जो रघु ने लिख कर दिए थे। सम्राट को घर लाने के बाद वो भी अपने पति कमल किशोर के साथ यहाँ आ गई। सम्राट की सिंपत्ति पाने के लिए बुआ विधवा बनकर रहने लगी और उसके पति को घर का नौकर बना दिया। उसके बेटे को मैंने अपना बेटा बताया। हम उसकी एक एक पाई अपने खाते में ट्रांसफ़र कर रहे थे। पापा बोले, आपने और क्या क्या किया? डॉक्टर ने पूछा। हमने उसके 18 साल का होते ही उसे आग। वो कुछ बोलते कि अचानक टेबल पर रखा कैलेंडर गिर गया और उन्हें होश आ गया। डॉक्टर जल्दी से अपनी टेबल पर आकर बैठ गए। सम्राट, रघु और अभी तीनों उनके सामने कुर्सियों पर बैठकर ऐसा शो कर रहे थे मानो सम्राट से पूछताछ हो रही हो। वो आग लगी कैसे? डॉक्टर ने सम्राट को पूछा। कुछ याद नहीं, बस इतना पता है कि मैं अपने कमरे में था कि आग लग गई। सम्राट बोला। अरे अंकल, आप उठ गए? रघु के कहने पर सब पीछे को मुड़े। आप बात करते करते सो गए थे। सो हम इससे बात करने लगे। आइए आप भी यहाँ आ जाइए। हम इससे आग के बारे में पूछ रहे थे जो उस रात इसके कमरे में लगी थी। आपको कुछ पता है उस बारे में? उसने कैसे रिएक्ट किया था, कितना जल गया था वगैरह? डॉक्टर ने पूछा।
जी उस रात में वहाँ नहीं था, मैं उत्तराखंड अपने गांव गया हुआ था। पापा ने एकदम से बिना सोचे समझे झट से कह दिया। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर आपको कब पता चला था? मुझे दूसरे दिन पता चला था, क्योंकि इन दिनों मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे। फिर वहाँ का मौसम हमेशा ख़राब रहता था, जिस कारण फ़ोन की लाइंस भी ख़राब हो जाती थी। उस दिन भी बारिश हो रही थी, तो मुझे दूसरे दिन शाम को पता चला था। मैं तीसरे दिन सुबह पहुंचा था। ये उस वक्त हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था। मैं तो इससे मिल भी नहीं पाया था। मैं बहुत रोया था कि मुझे मेरे बेटे से मिलने दो, पर किसी ने मिलने ही नहीं दिया था। फिर वो हमारा एक नौकर था, पुलिस ने उसे पकड़ा था और वो इस जुर्म में उम्र कैद की सज़ा भुगत रहा है। पापा रोते हुए बोले। आज बस इतना ही, बाकी किसी और दिन करेंगे, डॉक्टर बोले। वो तीनों घर आ गए। सम्राट रास्ते में आंखें बंद करके बैठा रहा। वो सोच रहा था, अगर आज मैंने यहाँ न लाता तो मुझे कभी पता ही न चलता। ये सब कितने घटिया लोग हैं। हम पापा के बिना भी ज़िंदगी काट सकते थे। माँ ने क्यों उनसे शादी की, अब पता नहीं मेरा भाई और मम्मी कहाँ होंगी। माना मैं छोटा था, पर वो मुझे मिलने क्यों नहीं आई। उसके पापा भी चुप बैठे थे। उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ। उन्हें कुछ कुछ याद आ रहा था। शायद वो नम्रता के बारे में बात कर रहा था। पता नहीं मैंने क्या कहा, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। रघु कार चलाता हुआ सोच रहा था कि देखा, जो मैंने सोचा था वही सच निकला। पर उस कमबख्त कैलेंडर को भी उसी वक्त गिरना था। अगर वो ना गिरता तो उस आग के बारे में भी पता चल जाना था। अब तो मुझे और कुछ करना होगा। क्यों ना छोटे मियाँ से काम लें। हाँ, यहाँ छोटे मियाँ ही काम करेगा, पर उसे अंकल तक पहुँचाएगा कौन? सम्राट ही ये काम कर सकता है। और ये आज ही करना होगा, वरना देर हो जाएगी। वो लोग घर पहुँचे तो पापा कार से उतरते ही जल्दी से अंदर चले गए। रघु ने सम्राट को छोटा सा माइक दिया और बोला, लोहा घर में, किसी तरह इसे अपने पापा के पास पहुंचा दे, फिर बाकी के राज भी पता लग जाएंगे। उसने इशारा करके कहा कि अपने पापा के पीछे जा। वो उसी वक्त कार से उतरा और पापा के पीछे ही उनके कमरे में घुस गया और उन्हें गले लगाकर बोला, थैंक यू पापा, आपने मेरे लिए इतना सब किया। कहते हुए उसने वो माइक उनकी पीठ पर कॉलर के नीचे चिपका दिया। कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरा पापा हूँ, तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। थक गए होंगे, जाओ रेस्ट कर लो, ज़्यादा मत सोचना, कहकर पापा ने उसे बाहर तक छोड़ा और दरवाज़ा बंद कर लिया। सम्राट ने अपने कमरे में आते आते कान पर लगे ब्लूटूथ को ऑन किया। बंसी भी पानी लेकर उसके पीछे ही आ गया। पापा की बात साफ सुनाई दे रही थी। वो किसी को फ़ोन कर रहे थे। हेलो। वो सम्राट आ गया था, इसलिए फ़ोन रख दिया था। हाँ, वो मैं बता रहा था कि उस डॉक्टर ने मुझसे कुछ पूछा, पर मुझे कुछ याद नहीं। वो कह रहा था कि उसने सम्राट के बचपन के बारे में पूछा था, पर मैं पता नहीं कैसे सो गया। जब उठा तो वो उस आग के बारे में पूछ रहे थे जिसमें सम्राट बच गया था। दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज़ आई, क्या? फिर तुमने क्या कहा? मैंने भी कह दिया कि उस वक्त मैं बाहर था। जब मैं आया तो ये हॉस्पिटल में बेहोश था। अच्छा किया, अब आगे भी ध्यान रखना। मैंने पहले ही कहा था कि स्मिता बहुत ही शातिर है। तुमको उनसे दूर रहने को कहा था, पर तुम्हें समझ आए तब ना। अब अपना बेटा मरवा बैठी है, कहीं हमारे लकी को भी कुछ ना कर दे। लकी को उससे दूर ही रखना। सम्राट को जलाकर मारने का सारा प्लान उसका था, और फंसते फंसते मैं बची। वो तो भला उस नौकर का जिसने कुछ पैसों के बदले सारा इल्ज़ाम अपने सिर ले लिया। अगर मैं वहाँ से उत्तराखंड ना भाग आई होती तो उसने मुझे कहीं ना कहीं फंसा देना था। वो खुद तो अब तक वहीं रही। ऊपर से तुमने अपने भाई को भी इसमें शामिल कर लिया। उसे मैंने शामिल नहीं किया, उसे भी स्मिता ने ही बुला लिया था। वो बोले, हमने इतना सब किया, पर यह सम्राट फिर भी बच गया। अगर ये उस वक्त मर गया होता तो हम सब आराम से रह रहे होते। रेखा, तुम चिंता क्यों करती हो? मैंने स्मिता और कमल किशोर को यूं ही नहीं बुलाया। अब की बार पूरे प्लान के साथ चलेंगे। स्मिता इसे जहर खिला देगी, ये मर जाएगा और जेल स्मिता को होगी। हम चैन की सांस लेंगे। पापा बोले, कह तो रहे हो तुम, पर इस बार ध्यान से। स्मिता भी कब से तुम्हें फंसाने के चक्कर में। तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तो आया था कि सब समेट कर आ जाऊंगा, लेकिन सम्राट है तो सूरज का ही बेटा। दिमाग बहुत तेज़ है। काश कि अपने लकी का इससे आधा भी होता। अच्छा ठीक है, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, कहकर फ़ोन बंद कर दिया। सम्राट ने बंसी की तरफ देखा और बोला, ला पानी पिला, मेरा तो सिर घूम गया इन लोगों की साजिशें सुन सुनकर। मुझे इन बातों से एक बात समझ आ रही है कि ये जो औरत है ये तेरे पापा की दूसरी पत्नी है, और उसने ही तुझे जलाने की कोशिश की। मतलब तेरे इस सो कॉल्ड पापा की जड़ें उत्तराखंड में हैं। बंसी उसे पानी देते हुए बोला, सब ठीक है, लेकिन इन सांपों को बिल से बाहर कैसे निकालें? सम्राट बोला,
इसके लिए तो तगड़ा प्लान सोचना पड़ेगा। इन लोगों की बातों से दो बातें और समझ आई हैं कि एक तो वो औरत और तेरे पापा की जान लकी में है, और दूसरी ये रेखा है ना, वो बुआ को पसंद नहीं करती। अब एक काम तो हम बुआ को पकड़कर पूछताछ कर सकते हैं, दूसरे हम लकी को पकड़कर उन दोनों से पूछताछ कर सकते हैं। रघु ने सलाह दी। ये बुआ बहुत शातिर है, वो हमें कुछ नहीं बताएगी। दूसरा वाला पॉइंट ठीक लग रहा है, लकी को उठा लेना, पर यह करना मेरे जाने के बाद। सम्राट बोला। नीता का घर दोनों कॉलेज गई। अमन को बहुत खुशी हुई। अब नीता अमन के साथ बैठती थी तो माही अलग ही बैठ गई। किसी सर मैडम ने उससे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि सम्राट ने पहले ही कह दिया था। छुट्टी के बाद वो नीता के साथ ही घर वापस आ गई थी। जब वो फ्री होकर कमरे में बैठी तब माही ने पूछा, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम दोनों में प्यार कैसे हुआ। यह भी अजब ही कहानी है। वो तुझे पसंद करता था, ये मुझे भी पता था और तू भी जानती थी, पर मैं उसे शुरू से ही चाहती थी। तेरे जाने के बाद मैं उसके साथ बैठने लगी थी। एक दिन मैंने छुट्टी मारी और मैं अगले दिन आई तो वो बोला, आगे से छुट्टी मत करना, आज मेरा दिल नहीं लगा। यही तुम माही से कहते रहते थे। मैंने कह दिया तो वो बोला, नीता तुम्हें झूठ नहीं बोलूँगा, सच ये है कि मैं पहले बेशक माही को पसंद करता था, पर फिर जब उसने बताया कि वो शादीशुदा है, मैंने उस दिन से उसका ख्याल दिल से निकाल दिया था। अब मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ, बस। फिर क्या था, तब से हम इकट्ठा हैं। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, तुम दोनों की जोड़ी खूब जचती है। तुझे पता है मेरे लिए तो दुगनी खुशी है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड एक हो गए। माही बोली। सच कहूँ माही, उस दिन जब मैंने अमन के फ़ोन पर तुम्हारी आवाज़ सुनी तो एक पल को तो जाने क्या क्या ख्याल आए कि तू इसके घर क्यों है, कैसे है, क्या कर रही है, वगैरह वगैरह। तुझे पता ही है दिल कभी अच्छा सोचता ही नहीं है, हमेशा गलत ही सोचता है। पर तुमसे बात करके सब क्लियर हो गया। फिर मन को समझाया कि नहीं, जो मैं सोच रही हूँ वो गलत है। नीता बोली, तुम निश्चिंत रहो, मेरे मन में अमन ना पहले था ना अब है। उसे शुरू से अपना दोस्त माना, जैसे तुम दोस्त वैसा ही वो दोस्त था। लेकिन अब जब से वो मनाली गया है, वो मेरा भाई बन गया है। उसकी मम्मी मुझे माँ की तरह प्यार करती हैं, अपनी बेटी मानती हैं, इसलिए अब ये मेरा भाई ही है। और इस हिसाब से तुम मेरी भाभी हुई। भाभी जी, माही ने उसे छेड़ते हुए कहा। नीता ने उसके तकिया मारा, बदले में माही ने भी उसके तकिया मारा और भाभी कहकर छेड़े जा रही थी। सम्राट सारा दिन कंपनी का काम देखता रहा। वो घर पर खाना खाने को अवॉइड करता रहा। वो कॉलेज की छुट्टी होने पर कॉलेज के गेट पर जाता। माही रोज जब अमन और नीता के साथ आ रही होती थी तो जानबूझकर उन दोनों से थोड़ा आगे हो जाती थी, ताकि वो दोनों अपनी बात कर सकें। उस दिन भी वो आगे चल रही थी। उसने कारों की भीड़ में एक कार में सम्राट को देखा। उसका मन विचलित हो गया। वो दौड़ती हुई उस कार तक गई, पर सम्राट कार से पहले ही निकलकर पास ही छुप गया था। अमन और नीता भी उसके पीछे भाग आए। अमन ने पूछा, क्या हुआ? मुझे अभी अभी लगा जैसे मैंने यहाँ सम्राट को देखा। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सम्राट तो यहाँ है ही नहीं। चल यूं ही पागल न बन, कहकर वो उसे अपने साथ ले गए। वो लोग जब कार में बैठ गए तब सम्राट एक कार के पीछे से निकला और अपनी कार में आकर बैठ गया। अगले दिन सम्राट ने वापस मनाली जाना था, सो उसने अमन को फ़ोन किया। हेलो अमन, मैं वापस मनाली जा रहा हूँ, मम्मी से कुछ कहना है। हाँ, उनके लिए एक बैग लिया था, वो दे देना। आप आओगे मिलने? कहाँ आऊँ? हमारे कॉलेज ही आ जाना, मैं लोकेशन सेंड कर दूँगा आपको। अपनी नीता से भी तो मिलाना है। ठीक है, आ जाऊँगा। तुम्हारी नीता को उस दिन देख तो लिया था, पर कोई बात नहीं हो पाई थी। चलो इसी बहाने बात भी हो जाएगी। तुम्हारी लोकेशन आ गई है, मैं अभी आता हूँ, कहकर उसने फ़ोन बंद किया और कॉलेज पहुँच गया। उसने अमन को फ़ोन किया। अमन नीता और माही को लेकर वहाँ आ गया। अमन उससे गले लगकर मिला। माही और नीता ने उसे नमस्ते की। नमन ने माही को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, आप ठीक से खा पी नहीं रही है? पढ़ाई की टेंशन है या कोई और बात है? नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो एकदम ठीक हूँ, आपको वैसे ही लग रहा होगा। पढ़ाई की टेंशन मैं कम ही लेती हूँ, माही हंसती हुई बोली। उसे जाने क्यों लगा जैसे ये सब सम्राट ने ही बोला हो। वो भी उसकी ऐसे ही चिंता करता था, पर दूसरे ही पल उसने ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। अमन उसे अपने कॉलेज दिखाना चाहता था, पर सम्राट ने कहा, मैंने कॉलेज देखकर क्या करना है, मैंने कौन सा यहाँ दोबारा आना है, कहीं बैठकर बातें करते हैं। ठीक है चलो, कहकर अमन उसे लाइब्रेरी वाले लॉन में ले गया। उस तरफ बहुत शांति थी। वो लोग बैठे बातें करते रहे। फिर वो बोला, अच्छा तुम मुझे वो बैग दे दो, मेरी फ़्लाइट का वक्त हो चला है। कहकर उसने अपनी कोट की जेब से 3 गिफ्ट निकाले और तीनों को दे दिए और बोला,
बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स। अच्छे अच्छे पेपर करना। अमन ने उसे बैग वाला लिफाफा दे दिया। वो लोग उसे कार तक छोड़ने आए, फिर उसे जाते हुए देखते रहे। सम्राट उसी शाम को फ्लाइट में बैठ गया, जबकि उसने अपने पापा को कहा था कि वो सुबह की फ़्लाइट से गोवा घूमने जा रहा है दोस्तों के साथ। उसके पापा ने यकीन मान लिया। वो मनाली आ गया। उसने आंटी से मिलकर अमन का दिया बैग उन्हें दे दिया। फिर 2 दिन बाद उसने रघु से कहा, मिशन लकी शुरू करो। रघु तो कब से तैयार था। उसने अपने आदमियों को फ़ोन किया। उसके फ़ोन करते ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। वो पहले ही लकी पर निगाह रखे हुए थे। उन्होंने बिना जोर लगाए नशे में धुत लकी को उठा लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। रघु भेष बदल कर लकी को मिलने चल दिया। लकी को अब पूरा होश आ गया था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, कुर्सी पर बंधा हुआ था, उसके मुंह पर टेप लगाई गई थी। वो अपने आसपास देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं और उससे क्या चाहते हैं। एक आदमी ने रघु के कहने पर सम्राट के पापा को फ़ोन किया। हेलो सर, फ़ोटो ध्यान से देखकर बताना कि तेरा ही बेटा है ना। हमने उसे किडनैप कर लिया है। बचाना है तो मेरे फ़ोन का वेट करना। उसे बताने के बाद रघु ने सम्राट को फ़ोन किया। हेलो सम्राट, काम हो गया है। उन्हें बता दिया है। उन्हें दोबारा फ़ोन करना है। क्या कहना है बताओ। पापा से कहना कि रेखा को लेकर आना। दोनों की मर्ज़ी से ही सब काम होते हैं, इसलिए अब दोनों का होना ज़रूरी है। जितना भी उगलवा सको उगलवा लेना। उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरा नाम भी ले देना। सम्राट गुस्से में बोला, ओके, तुम्हारा नाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तेरी सारी हिस्ट्री निकलवा लूँगा उनसे। बहुत परेशान किया है इन सब ने मेरे दोस्त को, अब और नहीं। कहकर उसने फ़ोन काट दिया। उसने लक्की को खूब डराया। वो चिल्लाता रहा और वो रिकॉर्डिंग करता रहा। बाद में उसने रिकॉर्डिंग सुनी। ऐसा लग रहा था मानो लक्की को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, जबकि सच ये था कि उसे अंधेरे से डर लगता था और उन्होंने उसके हाथ पैर बांधकर एक खाली कमरे में रख दिया था। उसकी जान निकली जा रही थी। उन्होंने वो रिकॉर्डिंग सम्राट के पापा के फ़ोन पर भेज दी। उसे सुनते ही उनके हाथ पैर ठंडे हो गए। तभी एक मैसेज आया। उन्होंने झट से खोला। पूछोगे नहीं हम कौन हैं। उसके पापा सोच ही रहे थे कि उनका फ़ोन बजने लगा। उन्होंने झट से उठाया। कौन हो तुम। मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। मैं उस बूढ़े नौकर का बेटा हूँ जिसे तुमने अपने बेटे के कमरे में आग लगाने के बदले जेल में सड़ने भेज दिया था और ख़ुद बाहर ऐश करते रहे हो। रघु ने अपनी आवाज़ और लहजा बिल्कुल बदल दिया था। लेकिन तुम्हारे बाप को हमने इसके पैसे दिए थे। पापा बोले, अच्छा तो ठीक है, यही बात है तो अब आप अपने पैसे रखिए और आपके बेटे को मैं जन्नत दिखा देता हूँ। जैसे मेरा बचपन बाप के प्यार के बिना गुजरा है, अब आप अपना बुढ़ापा अपने बेटे के बिना गुजारना। कहकर उसने ऐसा दिखाया कि वो फ़ोन बंद करने लगा है। रुको रुको, फ़ोन बंद मत करना। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम जितना पैसा कहोगे मैं देने को तैयार हूँ। तुम मेरे बेटे को कुछ मत करना। पापा मिन्नतों पर उतर आए थे। अब कुछ अकल की बात की है। ठीक है तो कान खोल कर सुन लो। मुझे पापा ने सब बता दिया था कि उस वक्त क्या हुआ था। कैसे आपने अपनी पहली पत्नी को भगाया और कैसे बेटे के कमरे में आग लगाई। सारे सबूत हैं उनके पास। अब बात आती है मैं क्या चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी रेखा रानी के साथ मेरे पास आएँ और जितनी कीमत तुम अपने बेटे की दे सकते हो वो लेकर आना। तब बात करेंगे। लेकिन लाना कहाँ है, पहले तुम सब इकट्ठा कर लो। मैं 1 घंटे में कॉल करता हूँ। नहीं नहीं, वो 1 घंटे में उत्तराखंड से यहाँ नहीं आ सकती। कम से कम 5 घंटे लगते हैं। तुम मुझे इतना टाइम तो दो। पापा बोले, चलो दिया, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। जितना जल्दी करोगे उतना ही तुम्हारे बेटे के लिए अच्छा है। कहकर रघु ने फ़ोन बंद कर दिया। वो अपने आप को गाना गाने से नहीं रोक पाया। उसने उसी वक्त सम्राट को फ़ोन किया। हेलो यार, सब सेट हो गया, बस एक पंगा है। वो कह रहा है कि उसे आने में कम से कम 5 घंटे लगेंगे। लगने दे, हमें भी जल्दी नहीं है। जहाँ इतने साल निकाले हैं वहाँ चंद घंटे और सही। सम्राट बोला। रघु को बातों में ध्यान नहीं रहा कि वो अभी भी लकी के कमरे में ही है। वो आराम से सम्राट से बात कर रहा था। वो बोला, ये तो है ही। वैसे सम्राट, मैंने एक बात सोची है। मैं तो विलेन का काम भी बहुत अच्छा करता हूँ। तुझे पता है वो मेरी आवाज़ से इतना डर गए कि मिन्नतें करने लगे कि थोड़ा टाइम और दे दो, उसे कुछ मत कहना। ठीक है, अब तू यही काम शुरू कर दे, लोगों को डराने का। हंसते हुए सम्राट ने फ़ोन बंद कर दिया। रघु अभी हंस ही रहा था कि लक्की बोला, आप ये काम सम्राट भैया के कहने पर कर रहे हो। मेरे भैया कैसे हैं, मुझे मिला दो उनसे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पहले तो रघु घबरा गया, लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि सम्राट ने कहा था कि मेरा नाम ले देना। सो वो बोला, क्यों, अब क्या उसे और कोई नया दुख देना है। नहीं, मैं भैया को दुख क्यों दूंगा। भैया के कारण ही तो मैं उन्हें तंग कर रहा हूँ। मैंने कोई नशा नहीं किया है, मैं सब एक्टिंग कर रहा था। अच्छा, तो वो बार में नशे में धुत होकर लड़कियों के साथ नाचना गाना वो सब भी नाटक था क्या।
रघु ने पूछा। हाँ, सब नाटक था अपने पापा को तंग करने का। वो जितना गुस्सा होते मैं उतना ज़्यादा तंग करता। मुझे इनके कामों का कुछ कुछ पता है। मैंने बुआ और पापा की बात सुनी थी कि उसने कैसे भाभी के बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार डाला। तब से मुझे उनसे नफरत हो गई। मैंने उस वक्त ये तय किया था कि मैं इनकी हरकतों पर नज़र रखूंगा और भैया भाभी की मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले ही इतना सब कुछ हो गया। भाभी घर छोड़ गई, पृथ्वी भैया ने कंपनी खाली कर दी, पर कर्मा ने उनकी जान ले ली। फिर सम्राट भैया ही कहीं चले गए। उस दिन मैंने भैया को बहुत ढूंढा पर भैया नहीं मिले। फिर पापा आ गए, मुझे कंपनी में बिठा दिया ताकि वो भैया से कंपनी हड़प सकें। पर मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए मैंने नशे का नाटक किया। रघु ने तालियां मारते हुए कहा। फिर तो तुमने किडनैप भी खुद को इसीलिए करवाया होगा। तुम्हें पहले से पता था कि सम्राट तुम्हें किडनैप करवाएगा? नहीं, ये मुझे नहीं पता था, पर हाँ, मैंने नशे में ना होते हुए भी खुद को किडनैप होने दिया, क्योंकि मैं पापा को तंग करना चाहता था। मैं उन्हें तड़पता हुआ देखना चाहता था। उन्होंने जैसे बड़ी मम्मी और सम्राट भैया को दर्द दिया, उन्हें भी वही दर्द देना चाहता था। लक्की गुस्से से बोल रहा था। मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच कह रहे हो? रघु ने पूछा। कैसे यकीन करोगे? लकी ने पूछा। लेकिन रघु वहाँ से निकल आया। लकी की आंखों पर पट्टी थी, इसलिए वो देख नहीं सकता था, इसलिए वो उसे पुकार रहा था, चिल्ला रहा था। मुझे मेरे भाई से मिला दो, सम्राट भैया को बुला दो, मैं सच कह रहा हूँ, बुला दो। रघु दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गया और उसी वक्त सम्राट को फ़ोन किया। सम्राट अभी उससे बात करके वॉशरूम में गया था। फ़ोन की आवाज़ सुनकर उसने सोचा कि माही का फ़ोन होगा। ये सोचते ही वो जल्दी से कमर पर टॉवल लपेटकर बाहर आकर फ़ोन उठाने लगा। उसने नंबर भी नहीं देखा। हेलो माही, कैसी हो? पेपर कैसा हुआ? माही के सिवा किसी और का भी ध्यान आता है तुझे? तू, अभी तो बात हुई थी तेरे साथ, अब क्या हुआ? यार बहुत सीरियस बात है। सम्राट लकी ने पासा ही पलट दिया। कहता है कि वो अपने मम्मी पापा की जगह तुझे और तेरी मम्मी को प्यार करता है और तुम्हें दिए दर्द का बदला उनसे लेने के लिए ये नशे करने का नाटक कर रहा है। वो तुझसे मिलना चाहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस पर यकीन करूं या नहीं, रघु बोला। ये हो सकता है क्योंकि लकी मेरी हर बात मानता था और बहुत ही अच्छा था, लेकिन जब से मैं वहाँ से निकला हूँ तब से ये ही सुना है कि वो ऐसा हो गया है। शायद जो वो कह रहा है वो सच हो। सम्राट कुछ याद करते हुए बोला। हाँ, वो कह रहा था कि जब से बुआ ने तुम्हारा बच्चा मारा तब से वो उन लोगों से नफरत करने लगा और तुम दोनों के जाने के बाद से ही नशा करना शुरू कर दिया। अब ये सच है या नहीं, हम उसे अपना प्लान नहीं बता सकते, रघु ने कहा। ऐसा करते हैं, तुम मुझसे मेरी बात करवा दो, मैं खुद ही पूछता हूँ। रघु उसी वक्त फ़ोन लेकर लकी के पास गया। लकी, ये लो, सम्राट से बात कर लो। उसने स्पीकर ऑन करके फ़ोन लकी के सामने कर दिया। सम्राट बोला। लकी, मुझे रघु ने सब कुछ बताया, तुम सच कह रहे हो? भैया भैया, आप ठीक हो? मैं कब से कह रहा हूँ मुझे आपसे मिलना है। मैं किसी पापा को नहीं जानता, बस मैं आपको जानता हूँ। जब से होश संभाला आप ही मेरे साथ थे। मेरे पापा या मम्मी कभी नहीं थे। आपने खेलना सिखाया, आपने पढ़ना सिखाया। फिर जब आप जल गए थे तो उस साल में भी फेल हो गया था, क्योंकि मैंने देखा था कि कैसे मम्मी पापा ने यह साजिश की थी। मैं तब से ही उनसे दूर रहने लगा था। लकी उसकी आवाज़ सुनकर ही रोने लगा। तुम्हें पता है कि ये आग किसने लगाई थी? नहीं, मुझे नहीं पता, पर मैंने मम्मी पापा की बातें सुनी थी। वो कह रहे थे कि काम ऐसा होना चाहिए कि किसी को पता भी ना चले और सम्राट मर जाए। उस वक्त मैं छोटा था, इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं चला। अच्छा, क्या अब तुम हमारी हेल्प करोगे? हमने तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाया है, तुम उनसे ये बात निकलवा सकते हो कि ये सब किसने किया? सम्राट ने उससे प्यार से पूछा। हाँ भैया, बस आप मेरा हाथ ना छोड़ना, मुझे अपने साथ रखना, मैं सब कुछ करूँगा। मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना, लकी रोते हुए बोला। तू फिक्र न कर, तू मेरा लाडला भाई था, तू मेरा लाडला ही रहेगा। ठीक है, तू आराम कर। रघु, मेरी बात सुन। उसने धीरे से रघु को अपना प्लान समझाया। फिर सम्राट ने फ़ोन बंद किया और बैठकर सोचने लगा कि लकी सच कह रहा है या झूठ। क्या पता, जैसे मुझे पृथ्वी भैया के साथ बिताए अच्छे दिन याद आते हैं, ऐसे ही उसे भी मेरे साथ बिताए दिन याद आते हों। ये इंसान भी अजीब होता है। एक तरफ ये पापा और बुआ हैं जिन्हें पैसे के सिवा कुछ नहीं दिखता, और दूसरी तरफ लकी और मैं हूँ जो थोड़े से मिले प्यार की भी कदर करते हैं। सम्राट काफ़ी देर बैठा सोचता रहा। फिर जब ठंडी हवा का झोंका उसके नंगे बदन से टकराया तब उसे याद आया कि उसने कपड़े तो पहने ही नहीं। वो उठकर कपड़े बदलने चला गया। माही और नीता बेटी पढ़ाई कर रही थी। अगले दिन पेपर था। नीता की मम्मी उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखती थी।
उन दोनों के पहले पेपर तो ठीक हो गए थे, अब 3 और रह गए थे। माही के कारण नीता के पेपर भी अच्छे हो रहे थे, इसलिए नीता के पापा भी कुछ नहीं कह रहे थे। नीता फ़ोन पर अमन के साथ वीडियो कॉल कर रही थी। जब मम्मी आती थी तो वो फ़ोन को उल्टा रख देती थी ताकि उसकी मम्मी अमन को ना देख पाएँ। फिर भी उसकी मम्मी जूस देने आई तो उन्होंने अमन को देख लिया। वो बोली, ये तो अमन है। अमन कैसे हो बेटा? ठीक हूँ आंटी जी। वो भी घबरा गया। फिर बोला, वो माही कह रही थी कि कुछ सवाल उसे समझ नहीं आ रहे, वही डिस्कस कर रहे थे। ओह हाँ बेटा, माही बहुत ही अच्छी बच्ची है, बिल्कुल नीता जैसी ही है। बेटा तुम भी कभी आ जाना। अच्छा चलो तुम लोग पढ़ लो, कहकर मम्मी चली गई। तब जाकर तीनों की जान में जान आई। तीनों ने एक साथ सांस छोड़ी और चैन की सांस ली। अब ये आशिकी छोड़ो और पढ़ाई कर लो। मुझे भी फंसा दिया था, माही ने दोनों को प्यार से डांटा। फिर वो लोग पढ़ने लगे। रघु ने सम्राट की बात मानकर पिछले फ़ोन के 7 घंटे बाद फ़ोन किया। वो लकी के सामने ही था। उसने लकी को पहले ही समझा दिया था। फ़ोन उठते ही उसके पापा बोले, रेखा आ गई है, पैसा भी इकट्ठा कर लिए, बताओ कहाँ आना है। एड्रेस नोट कर लो, शाइन कम्युनिटी बिल्डिंग 7। आ जाओ, बाकी हम देख लेंगे। रघु ने एड्रेस बताया तो पीछे लकी चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे आ। उसकी चीखें सुनकर उसके पापा को और भी तकलीफ हुई। वो बोले, हम अभी आ रहे हैं, इसे कुछ मत कहना। रेखा भी रो रही थी। रघु घड़ी में टाइम देखकर बोला, उन्हें यहाँ 20 मिनट में आ जाना चाहिए। उसने लकी से कहा, आप चिंता मत करना, उनसे हर बात निकलवाऊंगा, जैसा भैया कहते हैं मैं करूँगा। लकी बोला। पूरे 25 मिनट बाद रघु का फ़ोन बजने लगा। उसने उठाया तो सम्राट के पापा बोले, हाँ जी हम नीचे आ गए हैं। रघु ने खिड़की से नीचे झांका तो सच में वो आ गए थे। उसने आसपास का जायज़ा लिया कि कहीं कोई पुलिस वगैरह तो नहीं है। जब पूरा भरोसा हो गया तो वो बोला, बिल्डिंग में अंदर आ जाओ। फिर फ़ोन बंद करके अपने आदमी से बोला, नीचे जाओ, जैसा कहा है वैसा ही करना। फिर 4 लोग नीचे चले गए। उन्होंने सम्राट के पापा और उसकी सौतेली माँ की आंखों पर पट्टी बांध दी। फिर उन्हें लिफ्ट में ले गए। उन्होंने लिफ्ट के सारी फ्लोर के नंबर दबा दिए ताकि उन्हें पता न चले। ये बिल्डिंग उनके दोस्त के अंडर थी और अभी खाली थी, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ देर लिफ्ट में ऊपर नीचे करने के बाद वो लोग उसे रघु के पास ले आए और उन्हें सोफे पर बैठा दिया। उनके एक तरफ रघु बैठा था, तभी सम्राट भी वहां आ गया। रघु उठकर उससे मिलने आ रहा था तो सम्राट ने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। रघु टिककर बैठ गया। रघु ने उनसे पूछा, लकी को हम एक शर्त पर आपके हवाले करेंगे। आपको सम्राट के कमरे में लगी आग की असलियत बतानी होगी। मुझे कम से कम ये तसल्ली तो रहेगी कि मेरे पापा निर्दोष थे। लकी बगल वाले कमरे में था। वहाँ स्पीकर पर वो उनकी बातें सुन रहा था। उसका दिल अब उनके लिए भी दुख रहा था कि वो दोनों उसके लिए यहाँ आ गए। बेशक उन्होंने बुरे काम किए, पर उसे कभी दुख नहीं होने दिया। वो सोच ही रहा था कि उसे नम्रता मम्मी की याद आई। उसे याद आया कि वो उसे छोटे के बराबर ही प्यार करती थी, दोनों को हर चीज़ बराबर देती थी। और पापा ने उन्हें घर से निकाल दिया, पता नहीं वो हैं भी या नहीं। फिर पापा खुद मतलब के लिए सम्राट भैया को ज़्यादा प्यार करते थे और मुझे डांटते रहते थे। वो सम्राट भैया ही थे जो मुझे प्यार देते थे और मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। उन्हें भी इन लोगों ने इतने दुख दिए, उन्हें खुश होने का कोई हक नहीं है। हम बता देंगे, तुम लकी को छोड़ दो प्लीज़। पापा बोले, ठीक है छोड़ दूंगा, पर तुम सारी कहानी सुनाओ। रघु भारी आवाज़ में बोला, ये उस समय की बात है जब सम्राट 18 का हो गया था। अब तक उसकी प्रॉपर्टी और कंपनी मैं संभाल रहा था, लेकिन 18 का होते ही सब उसके पास चला जाना था। तो उसके 18 साल का होते ही मैंने तय किया कि अगर अब ये मर जाता है तो सब कुछ मुझे ही मिल जाएगा। ये आग लगाने की सलाह स्मिता की थी। वो चाहती थी कि सम्राट के साथ उसके सबूत, उसकी फ़ोटोज़ भी जल जाएं। उसने और रेखा ने मिलकर ये आग लगाई थी और फिर तुम्हारे पापा को उसी ने पैसे देकर इल्ज़ाम अपने से लेने को कहा था। सम्राट की आंखों से पानी बह रहा था। उसने रघु को इशारा किया कि इन्हें यहाँ से ले जाओ। रघु को भी उनके कमरे में ले आए और सम्राट बोला, लकी तुम बताओ कि इनके साथ क्या किया जाए। भैया इन्हें जेल भेज दो, ये लोग कभी नहीं सुधर सकते, जेल में रहकर शायद सुधर जाएं। लकी सम्राट की आवाज़ पहचान कर बोला। उसके पापा उसकी आवाज़ सुनते ही उसकी तरफ दौड़े, पर लकी की बात सुनकर रुक गए और बोले, लकी हमने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, अब तुम ही हमें जेल भेजना चाहते हो। पर लकी कुछ नहीं बोला। रघु ने पुलिस बुला ली थी और उनकी रिकॉर्डिंग के साथ उन्हें अरेस्ट करा दिया। उन्होंने पुलिस आने से पहले ही उसकी आंखें खोल दी थी। सम्राट ने उन पर उसे जलाकर मारने का इल्ज़ाम लगाया। वो जो पैसा लाए थे वो सारा पैसा सम्राट ने लकी को दे दिया
ताकि वो बाकी की ज़िंदगी आराम से काट सके, और उसे समझाया कि पहले वो अपनी पढ़ाई ख़त्म करे, जब भी मिलने का दिल करे मिलने आ जाए। फिर वो रघु के साथ वहाँ से आ गया। उसका दिल बहुत उदास था, वो माही से मिलना चाहता था, उसे देखना चाहता था, इसलिए वो रघु को भेजकर खुद सम्राट के रूप में माही के कॉलेज आ गया। वो प्रिंसिपल से मिलने का बहाना करके उनकी क्लास के आगे से गुजरा तो माही ने उसे देख लिया। पेपर ख़त्म हो गया था, वो लोग फ्री बैठे बातें कर रहे थे, तब माही उठकर उसके पीछे भाग ली। सम्राट जी, सम्राट जी। वो उसके पीछे भागते हुए उसे आवाज़ें लगा रही थी। सम्राट कब से ये आवाज़ सुनना चाहता था, अब जब सुनी तो वो वहीं रुक गया। वो उसको पास आते देख रहा था। तभी माही उसके ठीक सामने खड़ी उसे देख रही थी। वो धीरे से बोली, कैसे हैं आप? सम्राट ने उसे ऐसे देखा मानो आज पहली बार देख रहा हो। वो उसे ध्यान से देखता रहा। मैंने पूछा आप कैसे हैं? माही ने दोबारा पूछा तो सम्राट ने रिएक्ट किया और ऐसे दिखाया कि उसे पता ही नहीं कि माही कॉलेज आ गई है। माही, तुम यहाँ कैसे? आपने ही तो कहा था कि मुझे एग्ज़ाम देने चाहिए, बस इसलिए आ गई। एग्ज़ाम भी दे दिए हैं, एक ही पेपर और रह गया है, माही बोली। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो गई। सम्राट ने कहा, समय पर खाना खा लिया करो और अपनी सेहत का ध्यान रखना। तुम खुश तो हो ना? मैं वो कुछ कहती इससे पहले ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ठीक है, सॉरी, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। देखो, रोगी तो सब समझेंगे कि मैंने तुम्हें कुछ कहा है। कहकर वो उसके आंसू पोंछने लगा। उसे ध्यान ही नहीं था कि उसने दस्ताने नहीं पहने हैं। पर माही ने ये देख लिया। क्या हुआ, आज आपने दस्ताने नहीं पहने? माही चुप होकर उसके हाथ देखने लगी। अब मेरे हाथ पहले से ठीक हैं, इसलिए नहीं पहने। डॉक्टर कह रहे थे ऐसे ही एक दिन में पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। माही एकदम से उससे लिपट गई। सम्राट को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसका बदन एक कंपन के साथ एकदम से तन गया। सम्राट ने खुद को संभाला और माही को कंधों से पकड़कर खुद से दूर किया और बोला, माही, मुझे तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। तुम हंसती रहा करो। मैं आप खुश हो? हाँ, अब खुश हूँ तुमसे जो मिल लिया। अब यहीं रहोगी? नहीं, बस 2 पेपर और हैं, वो देकर वापस चली जाऊंगी। आप यहीं रहोगे? हाँ, मैंने कहाँ जाना है, मैं तो यहीं रह जाऊंगा। सम्राट ने कहा। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद उससे पूछा, क्या हम कहीं बैठकर बातें करें? चलिए, मैं नीता को फ़ोन कर दूं। कहकर उसने नीता को फ़ोन किया। नीता ने झट से फ़ोन उठाया और बोली, मैडम कहाँ रह गई तू? नीता, वो सम्राट जी आए हैं, मैं उनके साथ बाहर जा रही हूँ, वापस आकर साथ में चलेंगे। माही ने कहा, ओके, ऐश कर, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। नीता मस्ती मारती हुई बोली। माही सम्राट के साथ चल दी। वो एक रेस्टोरेंट में आ गए। अंदर बैठने के बाद सम्राट ने बोलना शुरू किया, माही, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो अपने बच्चे के साथ हुआ वो मैंने नहीं किया था, वो बुआ ने किया था। तुम्हें आज अपने परिवार की कहानी सुनाता हूँ। इन लोगों ने बहुत दुख दिए हैं मुझे। मैं इन सबको अपना समझता रहा, पर इन लोगों में मेरा कोई भी अपना नहीं था। ये पापा मेरे अपने पापा नहीं है, ये मेरी मम्मी की दूसरी शादी के पति हैं। मैं बहुत छोटा था जब पापा मर गए, फिर इन्होंने मेरी मम्मी को भी घर से निकाल दिया। वो अपने साथ मेरे छोटे भाई को भी ले गई। मुझे तो उनकी शक्ल भी याद नहीं। अब पता नहीं कहाँ होंगे वो दोनों, पता नहीं होंगे भी या नहीं। कहते कहते सम्राट की आंखें भर आई। माही ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। सम्राट ने आंखें पोंछ ली। फिर वो खाना खाने लगे। सम्राट जी, सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। आप इस हालत में अकेले कैसे रहोगे? माही बोली। नहीं माही, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। तुम आना चाहो तो प्यार के कारण आओ, तरस खाकर नहीं। सम्राट ने उससे कहा। माही कैसे कहती कि उसे उससे प्यार है? वो चुप हो गई। लंच करने के बाद सम्राट उसे नीता के पास छोड़ गया। वो जाने लगा तो अमन दौड़ता हुआ आया और बोला, सम्राट भैया, ये सब क्या है? आप इसे फिर से छोड़कर जा रहे हैं? ये आपकी पत्नी है, आप इसे कैसे छोड़ सकते हैं? इसे छोड़ना कौन चाहता है? मैं तो बस चाहता हूँ कि ये खुश रहे, और इसे एक शर्त पर अपने साथ ले जाऊँगा। अगर इसे मुझसे प्यार है तो। अगर इसे मुझसे प्यार ही नहीं तो मैं इसे अपने साथ उम्र काटने पर मजबूर नहीं कर सकता। मैंने इसे छोड़ दिया। अगर इसे अपना प्यार मिल गया तो ये उससे शादी कर ले। सम्राट बोला। ऐसे कैसे ये आपको छोड़कर किसी और की हो सकती है? माही, तुम बोलो। मैं जानता हूँ तुम सिर्फ इनकी हो, सिर्फ इनको चाहती हो, फिर तुम इन्हें क्यों जाने दे रही हो? अमन ने माही से कहा। माही खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। वो अभी भी अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार सम्राट को ही समझती थी। बेशक उसने कह दिया कि ये सब बुआ ने किया, पर उसने अपने कानों से सम्राट को ये कहते सुना था कि ये बच्चा उसका नहीं है, वो किसी और का बच्चा नहीं रखेगा। ये सब सोचते ही माही ने उन दोनों की तरफ देखा और बोली, मुझे कुछ समय चाहिए सोचने के लिए। अमन, तुम तब तक अपनी बहन बनकर मुझे वहाँ आंटी के पास रहने दोगे ना?
पूछने की क्या बात है, तुम्हारा अपना घर है, तुम अपनी बड़ी बहन मानता हूँ, तुम मेरी माँ के समान हो, इज्जत करता हूँ तुम्हारी। फिर वो सम्राट से बोला, क्या आप मुझे अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर दे सकते हो, ताकि कल को अगर माही का मन बदले तो मैं इसे आपके पास पहुँचा सकूँ। अमन ने यह कहकर अपना फ़ोन सम्राट के आगे बढ़ाया। सम्राट अब तक उसकी बातें सुनकर हैरान सा उसकी तरफ देख रहा था। उसने अमन के हाथ से फ़ोन लिया और अपना नंबर फीड कर दिया। वो सोच रहा था कहीं अमन को शक तो नहीं हो गया कि वो ही नमन है, लेकिन दूसरे ही पल उसे लगा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने अमन को फ़ोन वापस दे दिया। अमन ने फ़ोन में उसका नंबर देखकर अपना फ़ोन अपनी जेब में रख लिया। सम्राट ने एक बार माही की तरफ देखा, फिर बोला, ओके अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना, मेरा नंबर है तुम्हारे पास, फ़ोन करना। कहकर सम्राट वहाँ से निकल गया। माही उसे देखती रही। उसके दिल और दिमाग में अभी तक जंग चल रही थी। उसका दिल कह रहा था कि वो सम्राट के साथ चली जाए, पर दिमाग कह रहा था कि जो उसने अपने कानों से सुना था वो सच था। जो सम्राट बोल रहा है वो सब झूठ है। वो सोचती ही रह गई और सम्राट चला गया। सम्राट कंपनी में आ गया। ओम आ गया था, उसने काम संभाल लिया था। रघु अभी अंदर आया ही था कि नमन वाले फ़ोन की बेल बजी। सम्राट ने फ़ोन निकालकर देखा तो रघु के पापा का फ़ोन था। उसने रघु को नंबर दिखाया। रघु ने उसे हाथ जोड़कर इशारा किया कि बचा लेना। हेलो, हाँ जी, मैं नमन बोल रहा हूँ, मैं राघवेंद्र का पापा बोल रहा हूँ। कौन राघवेंद्र? सम्राट ने जानबूझकर कहा। रघु उसके एकदम पास आ गया और हाथ जोड़कर मिन्नतें करते हुए कहा, प्लीज़। तो सम्राट बोला, आप शायद रघु की बात कर रहे हैं। हाँ जी, कहिए क्या कहना है। वो यही पूछना था कि वो ठीक से काम कर रहा है क्या। अगर कोई शिकायत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। नहीं जी, वो तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, मैंने तो उसे प्रमोशन भी दे दी है, वो हर काम ढंग से करता है, वो तो मेरी बैकबोन है। सम्राट ने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। रघु भी बहुत खुश हो रहा था। अच्छा जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, मेरा बेटा इंटेलिजेंट तो बहुत है। असल में ये जहाँ पहले काम करता था वो इसके दोस्त की कंपनी थी, उसने इसे जासूस बना दिया। कामकाज करवाता नहीं था, बेकार बना के रख दिया इसको। इसकी हर बात मानता था, इस कारण ये थोड़ा बिगड़ गया है। चलो थैंक यू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। सम्राट ने उसे घूर कर देखा और बोला, कमीने, क्या मैंने तुझे बिगाड़ा है? पैदाइशी बिगड़ा हुआ था तू, और वो मुझे इल्ज़ाम दे रहे थे। चलो दोस्ती में इतना तो चलता ही है, देखा सुना ना, ऐसे ही मुझे डांटते रहते थे। थैंक यू यार, अब चैन आया। रोज़ कह देते थे कि आज फ़ोन करूँगा, अब कोई डर नहीं। कहकर वो सम्राट से लिपट गया। सम्राट उसे छोड़ने को कहने लगा, तुम बड़े कब होंगे? अब अगर नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे पापा को फ़ोन करके कह दूंगा कि मैं इसे नहीं जानता। हाँ, एक जासूस को ज़रूर जानता हूँ। अच्छा जी, ये मत समझो कि तुम्हारा काम हो गया, अभी तुम्हारी माँ और भाई का पता भी तो लगाना है। बता दोगे तो कैसे पता करोगे? रघु बोला तो सम्राट भी मुस्कुरा दिया और बोला, चलो ठीक है, सुबह की फ़्लाइट है, याद है ना, मनाली वापस जाना है। लेकिन भाभी तो यहाँ हैं, तू वहाँ क्या करेगा? वो कुछ दिनों में आ जाएगी, पर हमें तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। तेरे पापा आ गए तो? सम्राट ने कहा, ऐसा करो तुम जाओ, मैं तुम्हारी मम्मी के बारे में पता लगाता हूँ। तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है कि वो कहाँ से थी? मतलब तेरी नानी का घर कौन सा है? मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं उस वक्त बहुत छोटा था, मुझे तो उनकी शक्ल भी याद नहीं है। बाकी पापा ने ये कहा कि वो बच्चलन थी और मेरे छोटे भाई को लेकर किसी के साथ भाग गई थी। फिर कभी उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की, ना पापा ने उनकी कोई निशानी रहने दी। सम्राट आंखों से आंसू साफ करते हुए बोला, समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करूँ। रघु ने परेशान और दुखी होकर कहा, तुम पहले हमारे पुराने, मेरे असली पापा के ज़माने के नौकर से मिलो, वो मिल जाए तो कुछ पता चले। तुझे अपने पापा के शहर का नाम पता है? जब मुझे अपने पापा का ही नहीं पता तो उनके शहर के बारे में कैसे पता होगा? सम्राट का दिल जोरों से धड़क रहा था। कैसे होंगे उसके पापा, और उसकी मम्मी कैसी होंगी? उन्होंने उसे क्यों छोड़ा? छोटे भाई को अपने साथ लेकर चली गई थी तो मुझे भी ले जा सकती थी। क्या 20 साल में एक बार भी उन्हें मेरी याद नहीं आई? सम्राट रो पड़ा था। अरे यार, तूने देखा ही है तेरे आसपास कैसे लोग थे। उन्होंने जब तुझे इतने सालों में कुछ पता नहीं लगने दिया, तो क्या तुझे लगता है कि उन्होंने तेरी मम्मी और भाई को आराम से जीने दिया होगा? रघु सोचते हुए बोला, मैं भी यही सोच रहा था। जब ये लोग मेरे साथ ये सब करते हैं तो उनके साथ तो पता नहीं क्या क्या किया होगा। सम्राट उन दोनों के बारे में सोचकर दुखी हो गया। सम्राट, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि लकी तुझसे कितना छोटा है, उसे तेरी मम्मी के बारे में याद है पर तुझे कुछ याद नहीं, ऐसा क्यों? रघु ने पूछा।
तुम्हें पता नहीं, शायद मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। मैंने जब से होश संभाला तब से, मतलब फर्स्ट क्लास से मैं बोर्डिंग स्कूल में था। हमारे ख़ानदान के सब बच्चों को वहीं पढ़ाया जाता है। साल में एक बार पापा मिलने आते थे। कहते थे कि मम्मी नहीं आना चाहती। उन्होंने मेरे मन में उनके खिलाफ जहर भर दिया था। तू सोच कर देख कि एक बच्चा, उसे 5 साल की उम्र में बताया जाए कि उसकी मम्मी उससे प्यार नहीं करती, नफरत करती हैं, तो उस पर क्या गुजरेगी। फिर अगर मैं घर भी जाता तो मम्मी से दूर ही रहता। आज मुझे अफसोस होता है कि मैंने उनके साथ ऐसा क्यों किया। फिर जब मैं 10 साल का था तो मुझे पता चला कि मेरी मम्मी मेरे छोटे भाई को लेकर किसी के साथ भाग गई हैं। बस इसलिए मुझे मम्मी के बारे में ज़्यादा नहीं पता। सम्राट बोला। अच्छा, तो क्या लकी और तेरा छोटा भाई वो इस बोर्डिंग स्कूल नहीं गए और वो हमेशा घर पर रहते थे? रघु ने कुछ सोचते हुए पूछा। हाँ, उस वक्त मुझे ये कहा गया था कि वो पढ़ने में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, इसलिए यहाँ नहीं भेजा। लेकिन असल बात अब मुझे समझ आई, क्योंकि मेरे असली पापा की डेथ हो गई थी और उस स्कूल की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी। ये लोग भर नहीं सकते होंगे या भरना नहीं चाहते होंगे। सम्राट बोला। इसका मतलब लकी तेरी मम्मी को अच्छे से पहचानता होगा। क्यों ना मैं उसी से शुरू करूं? वो आंटी को ढूंढने में हमारी हेल्प भी कर सकता है। रघु बोला। हाँ, यही ठीक रहेगा, मैं उसे फ़ोन कर देता हूँ। वो तेरी हेल्प कर देगा, सम्राट बोला। उसने उसी समय लकी को फ़ोन किया। हेलो लकी, इस वक्त कहाँ हो? घर पर हूँ भैया, क्या बात है? अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं, वहीं रुकना, काम है तुमसे, सम्राट ने उसे प्यार से कहा। उसने कुछ फाइल्स पर साइन किए। फिर कुछ देर में वो लोग घर आ गए। सम्राट और रघु लिविंग रूम में बैठे और उसने लकी को आवाज़ लगाई। लकी उसी वक्त बाहर आ गया। लकी, ठीक हो? सम्राट ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। हाँ जी भैया, वो लोग बेशक बुरे थे, पर यह बात भी सच है कि हैं तो मेरे माँ बाप। दुख लगता है वो सब सोचकर। लकी रो पड़ा। सम्राट ने उसे गले लगा लिया और बोला। नहीं, ऐसे रोना नहीं, मैं हूं ना, मैं सारी उम्र तेरे साथ रहूंगा, भैया कहकर लकी एक छोटे बच्चे की तरह उससे लिपट कर रो पड़ा। दोनों कुछ देर ऐसे ही रोते रहे। फिर रघु ने दोनों को चुप कराया, फिर दोनों को पानी दिया, फिर थोड़े थोड़े सहज हुए। लकी, हम एक ज़रूरी काम से आए हैं, क्या तुम बात कर सकते हो? सम्राट ने पूछा। हाँ भैया पूछो, मैं अब ठीक हूँ। लकी मुंह पहुँच कर बोला। लकी, तुमने माँ को देखा था ना, तुम आज उन्हें देखकर पहचान लोगे क्या? सम्राट ने उसे प्यार से पूछा। हाँ भैया, मैंने मम्मी को देखा है, लेकिन अब पहचान पाऊंगा या नहीं ये कह नहीं सकता। कोई बात नहीं, रघु मम्मी को ढूंढने लगा है। लकी, तुम रघु की हेल्प करना, इससे हम मम्मी को आसानी से ढूंढ पाएंगे। सम्राट ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। ठीक है भैया, लकी बोला। फिर उसने रघु से फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए। अगले दिन सम्राट मनाली वापस आ गया। वो शाम को अमन की मम्मी को मिलने गया। आंटी, कैसी हो आप? अरे नमन, तुम कब आए? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, दोपहर में ही आया था आंटी जी। चलो अच्छा है, अब मेरा भी घर में दिल लग जाएगा। तुम लोगों के आने के पहले भी तो मैं यहीं रहती थी, पर अब तुम लोगों की आदत हो गई, पता नहीं क्यों, पर घर खाली खाली सा लगता है। मैडम बोली। ये आदत ही सबसे बुरी चीज़ है आंटी जी, किसी की आदत पड़ जाए तो मुश्किल से छूटती है। नमन अपने दिल में माही को याद करते हुए बोला। भैया जी कैसे हैं आप? घर पर सब ठीक है? राखी चाय लेकर आई तो उसने नमन से पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम ठीक हो? और राजू कैसा है? सब ठीक है भैया जी। चाय पीने के बाद नमन अपने घर आ गया। माही के बिना उसका दिल भी नहीं लगता था। वो बैठा माही के बारे में सोचने लगा। उसे माही की वो आखिरी बात याद आई। मुझे सोचने को वक्त चाहिए। लो माही, जितना वक्त लेना है लो, लेकिन अंत में तुम मुझ पर भरोसा करने लगोगी और मेरे ही पास आओगी। तब मैं तुम्हें सारे जहान की खुशियाँ दूंगा, तुम्हें कोई दुख नहीं होने दूंगा। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, तब तुम अपना पास्ट भूल जाओगी। वो बालकनी में खड़ा होकर माही की बालकनी की तरफ देखता रहा। उसे लग रहा था कि वो सामने बालकनी में बैठी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। वो भी अपने हाथ पर अपने मुंह को टिकाए आराम से बालकनी से सटा खड़ा था। वो सोच रहा था कि माही के आने से उसकी लाइफ ही बदल गई। 1 साल पहले उसने सोचा भी नहीं था कि ये सब होगा। उसे लड़कियों से नफरत थी और आज वो लड़की के लिए यहाँ मनाली में बैठा है। वो बालकनी में खड़ा माही के बारे में सोच रहा था कि माही का फ़ोन आता है। उसने नाम पढ़ते ही सम्राट ने फ़ोन उठा लिया और एकदम से बोला। हाँ माही, क्या बात है, ठीक तो हो? उसे चिंता हुई कि 9 बज रहे हैं, ये इतनी रात को फ़ोन क्यों कर रही है, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। माही ने फ़ोन की तरफ ध्यान से देखा। उसने नंबर तो नमन का मिलाया है। ये सम्राट की तरह क्यों बोल रहा है? तो वो बोली।
नमन जी, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं क्या? जब सम्राट को एहसास हुआ कि माही ने नमन को फ़ोन किया था और वो सम्राट के रूप में बोल गया, उसने खुद को संभालते हुए बोला, माही जी, मैं सो रहा था, आपका फ़ोन सुनकर एकदम घबरा कर उठ गया था, इसलिए ज़ुबान फिसल गई थी, सॉरी अगर बुरा लगा हो तो। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो समझी कि किसी और ने आपका फ़ोन उठा लिया। वो मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, मैं कल वापस आ रही हूँ। पहले मैंने परसों आना था, पर यहाँ सब समेट लिया है तो सोचा कि वापस आ जाऊँ। आंटी तो इस वक्त आराम कर रही होंगी, इसलिए आपको फ़ोन किया। मैं दोपहर को पहुँचूँगी, क्या आप लेने आ सकते हैं या राजू को भेज दीजिएगा? माही बोली, कोई बात नहीं, आप फ़्लाइट का समय बता दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। नमन बोला। फ़ोन रखने के बाद सम्राट के दिल को थोड़ा सा झटका लगा कि उसने मदद के लिए नमन को फ़ोन किया है। क्या उसने सोच लिया है कि वो मेरी जगह नमन को चुनेगी? कोई नहीं माही, अगर तुम नमन को चाहोगी तो मैं खुद को हमेशा के लिए मार दूंगा और तुम्हारे साथ नमन बनकर रह लूँगा। टू बी कंटिन्यूड।